तीसरा सेट संडे को हुआ था। आज तीसरे सेट का सेट प्रैक्टिस शुरू होगा, यहाँ पे डिस्कशन शुरू होगा। पहला क्वेश्चन है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मिलती है एहोल अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय एक कौन था? ये चालुक्य शासक था। कौन था? चालुक्य शासक। और किसको हराया था? हराया किसको? हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को हराया था। और किस नदी के तट पर हराया था? नर्मदा नदी के तट पर हराया था। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एहोल अभिलेख का संबंध, एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। किससे है? पुलकेशिन द्वितीय। अब देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता था? हर्षवर्धन को शिलादित्य के भी नाम से जाना जाता था। किसका? शिलादित्य। इसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। और भारत का अंतिम हिंदू शासक का भी किसको कहा जाता है? भारत का अंतिम हिंदू शासक, भारत का अंतिम हिंदू शासक। हर्षवर्धन ने किन किन पुस्तकों को लिखा? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक पुस्तकों को लिखा। प्रियदर्शिका पुस्तकों को लिखा था। और हर्षवर्धन कहाँ पर अपना पूरे संपत्ति को दान कर देता था? तो जगह कौन सी थी? प्रयाग थी। और हर्षवर्धन के दरबार में एक दरबारी कवि थे। कौन? बाणभट्ट। बाणभट्ट, इन्होंने क्या लिखा था? हर्षचरित्र लिखा था। क्या? हर्षचरित्र। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसमें कौन होगा? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग। और चीनी यात्रियों का आने का क्रम क्या है? चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम, भारत आने का क्रम क्या है? आने का क्रम एक ट्रिक है, फांसी हुई। फांसी हुई। तो कौन कौन हुआ? फांसी हुई। एक कौन कौन है? फाहियान, संयुग्न, ह्वेनसांग और कौन? ईत सिंह। कौन? ईत सिंह। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? दो का हो जाएगा, ह्वेनसांग डी नन हो जाएगा। और आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो ये था शाहजहां। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। मुगल काल का सबसे प्रचलित सिक्का कौन था? मुगल काल का सबसे प्रचलित सिक्का, मुगल काल का सबसे प्रचलित सिक्का कौन था? तो ये था इलाही। कौन? इलाही। और जलाली नामक नोट कौन चलाया था? जलाली। तो ये चलाया था अकबर ने। ये कैसा था? ये चौकोर आकार का नोट था। कैसा था? चौकोर आकार का नोट था। शाहरुख सिक्का किसने चलाया? शाहरुख सिक्का चलाया था, शाहरुख ये चलाया था बाबर ने। कौन? बाबर ने। और आना सिक्का कौन चलवाया था? आना सिक्का चलाया था शाहजहां ने। आना सिक्का कौन? शाहजहां चलवाया था।
चौथा है, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया था? तो 4 का सी हो जाएगा, अकबर। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा देख लेते हैं मुगल सम्राटों में। तो बाबर को आरंभिक क्षणों में कहाँ दफनाया गया था? आगरा में। और कालांतर में कहाँ दफनाया गया? काबुल में एक मनमोहक स्थान पे दफना दिया गया था। बाबर को आरंभिक क्षणों में कहाँ दफनाया गया? आगरा में। बाद में कालांतर में काबुल में दफना दिया गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा ये है दिल्ली में। और इसको कौन बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। कौन? हाजी बेगम। और इस मकबरे को क्या कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। उसके बाद है अकबर। अकबर का मकबरा कहाँ है? ये है सिकंदरा। और इसके मकबरे में गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया था। अकबर के मकबरे में क्या किया गया? गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया था। गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया था। नहीं किया गया था। अब आता है जहांगीर। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा है कहाँ पे? लाहौर। कहाँ पे? शहादरा। शहादरा में है। लाहौर शहादरा में है। और शाहजहां का कहाँ है? शाहजहां का ये है आगरा। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद। और इसके मकबरे को क्या कहा जाता है? ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल का फूहड़ नकल। किसके? औरंगजेब का मकबरा है। औरंगजेब के मकबरे को या उसको क्या कहता है? रबिया उद-दुरानी का मकबरा भी कहा जाता है उसको। अहमद शाह अब्दाली, 5 नंबर क्वेश्चन। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय में मुगल सम्राट कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने आक्रमण किए? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 आक्रमण किए। कितना? 7 आक्रमण। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। युद्ध कब? 1761 में ईस्वी में। वो किसके किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठा। अब कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के समय में मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह। और नादिर शाह जब आक्रमण किया था तभी मोहम्मद शाह था। तभी कौन था? मोहम्मद शाह ही था। अकबर द्वितीय कौन था? अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला नवाब सुल्तान। अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल सम्राट बनने वाला। मुगल सम्राट कौन बना था? ते बना था अकबर द्वितीय। कौन? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय बना था। और बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? बक्सर के युद्ध के समय था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय था बक्सर के युद्ध के समय में। और पलासी के युद्ध के समय में मुगल सम्राट कौन था? ये था आलमगीर द्वितीय। पलासी के युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। और पलासी के युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। उस समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय था। कमाटा गारू प्रकरण की घटना कब हुई थी? तो हुई थी 1914 ईस्वी में। बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पे जहाज लिया था
और कनाडा के जा रहा था वैंकूवर के पास, वहाँ से लौटा दिया गया इस जहाज़ को और पुनः भारत आया। उसमें बहुत सारे यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। तो कमाटागारू प्रकरण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। तो 6 का डी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो 7 अप्रैल 1934, डी नंबर ऑप्शन। पूछता है कि बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन में हुआ था? बानर सेना और मंजरी सेना का गठन, मंजरी सेना का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा स्थित रहती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहता है? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। और यंत्र के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 का बी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। क्या होता है? संवहन। और अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ये प्रकीर्णन की घटना होती है। कौन सी? प्रकीर्णन। तो 9 का क्या हो जाएगा? बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश हो तो कौन होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? ये होता है लाल का। और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है बैंगनी का। सबसे कम बैंगनी। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका अधिक होता है? सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है बैंगनी का। उल्टा होता है, अपोजिट होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका होता है? ये होता है बैंगनी का होता है। और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है लाल का, ओपोजिट होता है। कैमरे में, तो इसका क्या हो जाएगा? 10 का डी हो जाएगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। इसका क्या हो जाएगा? 11 का ए। दूर दृष्टि में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल। और निकट दृष्टि जो उसमें अवतल। निकट दृष्टि में किसका होता है? अवतल। इसका आसान करने ट्रिक क्या है? जब 2 है तो 3 हो जाएगा, और जब 3 है तो ये 4 हो जाएगा। संचायक बैटरी में 12 नंबर, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो शीशा होगा इसका। और तांबा से अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो तांबा का अधिकता से होता है विल्सन रोग होता है। तांबा का अधिकता से कौन सा रोग होता है? तांबा का अधिकता से विल्सन हो जाएगा। और इंसुलिन के फॉर्मेशन में, इंसुलिन के फॉर्मेशन में कौन सी धातु काम करती है? इंसुलिन के फॉर्मेशन में, इंसुलिन के फॉर्मेशन में कौन सी धातु काम करती है? फॉर्मेशन में कौन सी धातु काम करती है? कौन सी धातु काम करती है? तो ये कौन करती है? जिंक, Zn करती है। क्वार्टज किससे बना होता है? क्वार्टज बना होता है कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। किसका होता है? कैल्शियम सिलिकेट का। 13 का बी हो जाएगा। और धातुओं को जोड़ने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो एसिटिलीन होती है। फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग होगी? तो फलों को पकाने में, फलों को पकाने में होगा एथिलीन। कौन होगा? एथिलीन हो जाएगा। और कृत्रिम प्रकाश उत्पन्न करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम प्रकाश उत्पन्न करने में, कृत्रिम प्रकाश उत्पन्न करने में किस गैस का प्रयोग होगा? ये हो जाता है एसिटिलीन होता है। कौन? एसिटिलीन होता है। मानव निर्मित, तो 14 का क्या हो जाएगा? बी। और मीथेन गैस को क्या कहता है? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। क्या कहता है? मीथेन को मार्स गैस। धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। पशु जब जुगाली करता है तो उसमें भी मीथेन गैस निकलती है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? नायलॉन।
और नायलॉन जो में कौन सा अम्ल होता है? एडीपी का अम्ल होता है। नायलॉन में कौन सा अम्ल होता है? नायलॉन में एडीपी का अम्ल होता है। कौन? एडीपी का अम्ल। अब मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन था? ये था रेयॉन। कौन होता है? रेयॉन होता है। और बुलेट प्रूफ या बरसाती किसके बने होते हैं? ये पॉलीकार्बोनेट के होते हैं। बुलेट प्रूफ है। और बरसाती किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं पॉलीकार्बोनेट्स के बने होते हैं। किसके? पॉलीकार्बोनेट्स के बने होते हैं। पॉलीकार्बोनेट्स के बने होते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ते है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में है। अब संस्थान के बारे में देख लेते हैं। तो आलू शोध संस्थान कहाँ है? आलू शोध संस्थान है शिमला में। कहाँ? शिमला। एडवांस स्टडी सेंटर कहाँ है? एडवांस स्टडी सेंटर कहाँ है? ये है शिमला में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। और आंधी तूफान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंधी तूफान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है बालासोर। कहाँ पे है? बालासोर। और केंद्रीय बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में है। औद्योगिक वित्त प्रबंधन संस्थान कहाँ है? औद्योगिक वित्त प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ये है फरीदाबाद। कहाँ पे? फरीदाबाद है। और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ है? ये है पुणे में। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये है रुड़की में। आज के लिए इतना ही। 16 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है और कल 16 से आगे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।